थे आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं अयोध्या के जिलाधिकारी 2009 बैच की आईएएस ऑफिसर और उत्तर प्रदेश में चहुओर जिनकी प्रशंसा हो रही है, अनुज कुमार झा। बहुत बहुत स्वागत है सर हिंदी खबर पर आपका। थैंक यू। अयोध्या में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अयोध्या में सर श्रद्धालु बहुत आते हैं और ये अपने आप में एक चुनौती भी है। जी। देखिए, जब ये कोरोना के बारे में पहली केस जो है कंट्री के अंदर आई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने हम सबको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलर्ट किया था कि इसकी तुरंत तैयारी शुरू करनी है। उस वक्त यहाँ पे रामनवमी का मेला आने वाला था और ये एक बहुत बड़ी आशंका यहाँ पे थी कि काफी संख्या में, चूंकि यहाँ रामनवमी के दिन लगभग 20 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसको लेकर के एक संवेदनशीलता बहुत बढ़ी हुई थी। और उससे तकरीबन 10 दिन पहले ये पहला अलर्ट हम लोगों के लिए था कि इसमें युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी किया जाना है और इस महामारी से बचने के लिए बहुत व्यापक इंतजाम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में, इसमें क्या अवेयरनेस हो सकती है लोगों के बीच में, उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तकरीबन 1 लाख पोस्टर्स, 3 लाख हैंडबिल्स और 400 होर्डिंग्स जो है हम लोगों ने पहले हफ्ते में 10 मार्च से आगे तकरीबन 15-17 मार्च तक हम लोगों ने पूरे जिले में इसको इंस्टॉल कराया। घर घर हमने हैंडबिल्स भिजवाए जी। और उसी के साथ साथ इसके जो बचने के उपाय हैं, जैसे कि डिसइंफेक्शन हो या हैंड सैनिटाइजेशन हो या जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे वो मॉल्स है चाहे होटल्स हैं, उनकी मॉपिंग किस प्रकार से कराई जाए, इन सब चीजों पे सबसे पहले हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी। और उसका ये असर रहा कि पूरे जनपद में, इवन की गांव तक में जनता काफी अवेयर हुई और उन्होंने इससे जो रक्षा करने के लिए खुद भी जिम्मेदारी लेनी होती है, उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया जी। और जिसकी वजह से आज हम लोग एक अच्छी स्थिति में हैं जी। सर, लगातार प्रदेश में कमोवेश हर जिले से ये खबरें आ रही हैं कि साहब अस्पताल जो हैं वो तैयार नहीं हैं, कहीं पर नर्स नहीं है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर पीपीई किट्स नहीं है, कहीं पर दूसरे जो हैं वो ज़रूरी उपकरण नहीं हैं। तो अयोध्या जनपद के अस्पतालों को आपने ऐसी क्या व्यवस्था बनाई सर कि वहाँ से ऐसी शिकायतें नहीं आ रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जब इसके लिए अलर्ट किया गया था तो अपार्ट फ्रॉम जो अवेयरनेस जनरेशन का काम हम लोगों ने शुरू किया, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि हम जो हमारे अस्पताल हैं उनके लिए हमको क्या इक्विपमेंट, पीपी की आवश्यकता कितनी होगी, कितनी हमको N95 मास्क की आवश्यकता होगी, कितनी हमको ट्रिपल लेयर मास्क की आवश्यकता होगी, इसको हम लोगों ने सबसे पहले आकलन किया। हमने पहले 1 महीने का आकलन किया था और उसके हिसाब से हमको तकरीबन 20 मार्च के आसपास हमको धनराशि जो है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हमको मिलना प्रारंभ हो गया था। और हम लोगों ने सबसे पहले जहां भी हमको इक्विपमेंट मिल सकते थे, जो अप्रूव्ड थे, सर्टिफाइड मटेरियल था, उसको हम लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया। और जो हमको लोकली नहीं मिल पा रहा था या जो हमारा जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जो चीजें नहीं मिल पा रही थी, उनका सप्लाई हमने टाई अप किया। चाहे वो नोएडा में मिल रहा था, चाहे दिल्ली में मिल रहा था, चाहे पुणे में मिल रहा था, वो कहीं से भी मिल रहा था, हमने वो सप्लाई टाई अप किया। और हमने तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई, N95 मास्क वगैरह की व्यवस्था करी जी। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल्स का प्रोटोकॉल बनाया, जिसमें कि हमारा जो पहला अस्पताल होता है वो एक L1 इसको कहा गया, लेवल 1 हॉस्पिटल कहा गया, वो हमने CSC मसौदा को सबसे पहले खुद ही वहां पे जाकर के अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ इंस्पेक्शन किया। और वहाँ कोविड के संबंध में जितनी प्रिपेयर्डनेस चाहिए होती है उसको हमने देखा। उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा काम कराना था, वो हम लोगों ने तुरंत टीम लगा करके वहां पे काम करके उसको रेडी किया। लाइकवाइज हमने L2 हॉस्पिटल जो अपना मेडिकल कॉलेज चुना, तो उसको बिल्कुल एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम लोगों ने तैयार किया। और इसमें जो प्रदेश सरकार का जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसके प्रमुख सचिव साहब और माननीय मंत्री VC में हम लोगों ने जो भी डिमांड की है उसकी व्यवस्था के लिए, वो उन्होंने प्रोवाइड कराया। और वो हॉस्पिटल हम लोगों ने बिल्कुल डेडिकेटेड एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया। उसके लिए अलग से गेट की व्यवस्था की, उसके लिए अलग से हमने क्वारंटीन की व्यवस्था की। ये बात बारंबार आ रही थी कि चूंकि ये एक महामारी है और इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो प्रत्येक पॉजिटिव केस के बाद उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है और उनको तुरंत जो है वो आइसोलेट करना पड़ता है क्वारंटीन फैसिलिटी में। तो हम लोगों ने जनपद में, ताकि हमारी क्वारंटीन के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहे, हमने तकरीबन 565 बेड्स जो होटल्स के या के थे जी, ऑफिसर्स को भी, खास करके जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है जी, उनको भी इसमें एक्टिव ड्यूटी करने के बाद पैसिव क्वारंटाइन में भेजा जाता है। तो उनके लिए जो उपयुक्त व्यवस्था जहाँ पे हो सकती है, उनके खाने पीने के लिए, हाउसकीपिंग की, तो ऐसे जो अच्छे होटल्स हैं, तो हमने 565 कमरे जो है होटल्स के इसमें अधिग्रहित किए
और उसमें भी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी इसमें रेट लगता है जी डिसाइड कर लीजिए जी। और सरकार उसको प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक हम सब लोगों ने तैयारी की, और हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि अगर इसका कोई आउटब्रेक होता भी है जनपद में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। जी सर, जहां देखा जा रहा है कि देश भर में अलग अलग जनपदों में और उत्तर प्रदेश में भी जब ये लॉकडाउन का अनाउंस हुआ उसके बाद काला बाजारी जो है वो ज़ोरों पर हो गई। लोगों ने ज़्यादा मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया। कई ज़िलों के जो डीएम और एसएसपी एसपी हैं वो उन्होंने अपने सामान्य कपड़ों में अपनी पहचान छुपाकर दुकानों का दौरा किया, छापा मारे और कई लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ा। आपके जनपद अयोध्या में आपने जो एक प्रोएक्टिव मॉडल तैयार किया वो मॉडल की बड़ी प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी बड़ी प्रशंसा की उसकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी और तमाम मीडिया माध्यमों में भी। वो मॉडल क्या है, मैं चाहता हूं जरा विस्तार से बताएं ताकि जो लोग आपको अभी देखें, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या आगे देखें, तो उनको मिले। जी जी, देखिए 22 तारीख को यहाँ पे जनता कर्फ्यू था और उसके पहले जैसे मैंने कहा कि रामनवमी के मेले को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल एक तरह से जनपद की प्रिपेयरनेस जो थी लॉकडाउन की वो हम लोगों ने पहले से करना। हम आभास हमें हो गया था लॉकडाउन आने वाला है और हम लोगों ने सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना शुरू किया। तो लॉकडाउन घोषित होने से एक दिन पहले जो है हमने यहाँ पे जितने भी हमारे जनरल स्टोर है जो कि एक तरह से 350 से ज्यादा जनरल स्टोर की लिस्टिंग करके और उनको हमने होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था कि आपको रीजनेबल रेट पे, जिसमें कि कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है, ऐसे बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे हमने कुछ आइटम्स के 10 आइटम का एक राशन बैग बना करके और हमने कहा था कि ये आप होम डिलीवरी करेंगे क्योंकि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग घरों में रहें और उनको जो एसेंशियल सप्लाई है उनके घरों के अंदर भी। तो ये जब हमने तैयारी की थी और 24 तारीख को ही मैंने इसके ऑर्डर्स जो है मैंने इशू करे थे। 25 तारीख से जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हमने इसका अनुपालन जो है वो अच्छे से कराना शुरू कर दिया कि हर जगह जितने भी हमारे जनरल स्टोर है वो एसेंशियल सप्लाईज की डिलीवरी होम डोर स्टेप पे करेंगे। 25 तारीख की ही सुबह 7 बजे मैं और हमारे जो टीम के अधिकारी हैं ये सब लोग हम लोग मंडी में थे और वहां से हमने 200 गाड़ियां जो है सब्जियों के अलग अलग मोहल्लों को भेजी। आज भी वो हमारी व्यवस्था ऐसी चल रही है जिसमें आज के डेट में 577 गाड़ी आज की सुबह जो है वो एकदम मोहल्लों तो घरों तक गई है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमने सब्जियों की रेट तय की उससे 1-2 रुपया सस्ते में मिल रहा है, कहीं भी एक रुपये की भी उसमें मुनाफाखोरी नहीं हो रही। ये जो मैंने 577 गाड़ियां बताई जो कि डोर टू डोर जा रही हैं पूरे जिले में, इसके अलावा लगभग 300 गाड़ियां हैं जो किसानों की गाड़ियां हैं, जो किसान हमारे खेतों में सब्जी उगाते हैं, उनको हमने बिना इस बात का इंतजार किए हुए कि शासन इसमें पास बनाने की क्या व्यवस्था बनाएगा, हमने प्रोएक्टिव होते हुए हमने उन सभी किसानों के पास बनाए कि आप अपना जो उपज है, जो सब्जी है, उसको खराब ना होने दें, उसको लेकर के आप मंडी तक पहुंचे ताकि मंडी से फिर फर्दर जो सामान हमको भेजना है तो उसमें कोई किल्लत ना हो और कोई उसमें मूल्य वृद्धि ना हो। तो ये हमारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे ही जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है उसका हमने जो सप्लाई चेन का जो बैक एंड है उसको हमने मैनेज किया। मसलन मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे चावल है या आटा है या दाल है, तेल है, इनके जितने भी मिलर्स हैं उनको हमने लॉकडाउन होने के 1-2 दिन के अंदर बुलाया और हमने उनसे यह आग्रह किया कि आपको अपनी मिलें चलानी है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मजदूर हैं या जो हमारे उसमें मैकेनिक हैं जो मिल को संचालित करते हैं वो अब तो चले गए, वो उपलब्ध नहीं है। तो हमने उनको एश्योर किया कि आपको जो भी लगता है उसमें, अगर आपको सरकारी वाहन चाहिए तो मैं सरकारी वाहन दूंगा, आप अपने वाहन से लाना चाहते हैं तो मैं आपको पास दूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आपको इन सभी लोगों को बुलाना है और आपको अपने संस्थान को संचालित करना है। तो उनका हमें सहयोग मिला, उन सब ने अपने संस्थान जो है उसको संचालित किए और उसका आउटपुट ये निकला कि आज के डेट में हमको जितना हमने सोचा था कि आटा महंगा होगा, आटा उससे 4-5 रुपए सस्ते मिलता है। चावल की कहीं कोई कमी नहीं है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना की घोषणा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो फ्री राशन देने का हुआ कि जितने भी
हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है या हमारे जितने श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है या मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर है, इन सबको फ्री जो है राशन देना था, जो कोटे की व्यवस्था है। उसके माध्यम से हम लोगों ने जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है उसको बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। मैं अगर थोड़ा सा इसमें डेटा बताऊं तो हमने 98,000 क्विंटल, नोट डाउन दिस फिगर, 98,000 क्विंटल राशन जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे तो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया या बहुत ही कंसेशनल रेट पे, यानी कि 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। इसमें तकरीबन 40,000 क्विंटल जो है बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो है प्रदेश में बहुत ही अच्छा स्थान रहा है। कल परसों मुझे भी अखबारों के माध्यम से ये पता चला। ऐसे ही जब सेकेंड राउंड में जो प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी इसमें राशन कार्ड धारक है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें तकरीबन हमें 9,000 मीट्रिक टन चावल जो है उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसमें से लगभग 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा जो है, इनफैक्ट 3,300 मीट्रिक टन जो है हमने कल शाम तक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, जो कि 37% है। मात्र 2 दिन में 15 और 16 में, आज की फिगर अभी आनी शेष है जी। तो ये जितना भी जो हमारा सप्लाई चेन का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों ने अच्छे से टाइम पे मोबिलाइज किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें जो है एक रेगुलेटर का रहा और हम लोगों ने एक ओवरसाइट रखी जिससे हमारे जिले में कहीं भी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं आई कि उसमें कालाबाजारी हो। तथापि हमारे जो जैसे सिटी मैजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ऐसे अफसर हैं जो लगातार भेष बदल के वो भी घूमते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ कुछ मुकदमे तो दर्ज किए हम लोगों ने, लेकिन कोई बहुत उत्पीड़क कार्रवाई यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं हुई है। सब चीजें वेल मैनेज्ड जी। सर, वो आपने जो 475 रुपए वाला एक बैग तैयार करवाया उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि साहब आपने जो है दुकानदारों को सबको 11 आइटम्स एक थैले में रखने और एक परिवार में जो है 4 लोग 5 लोगों के लिए 475 रुपए में जो है आपने एक हफ्ते का राशन उपलब्ध कराया। ये मॉडल जरा समझाइए, ये मॉडल बड़ा प्रेरक है। देखिए, हमने ये एज्यूम किया, लॉकडाउन होने से पहले ही एज्यूम कर लिया था कि अगर एक परिवार में 7 दिन में कोई 4-5 लोगों का एवरेज साइज होता है फैमिली का, तो जो एसेंशियल आइटम है, जो मतलब बहुत ही अत्यावश्यक है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, उसमें हमने 5 किलो आटा रखा था, 3 किलो चावल रखा था, 1 किलो दाल रखा था, आधा किलो नमक रखा था, 1 किलो चीनी रखा था, आधा किलो तेल रखा था, कुछ मसाले रखे थे, चाय पत्ती रखी थी। तो ये करीब 10 एक आइटम था जिनको मिला करके हमने एक सप्ताह का जो है वो एसेंशियल का एक बैग बनाया था। और उसकी जो प्राइसिंग है वो हमने व्यापार मंडल के हमारे जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो दुकानदारों के बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के साथ हमने प्राइसिंग करी थी। तो उसमें कोई ये भी बात नहीं थी कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट प्राइसिंग कर दी है और उस दाम पे कोई नहीं बेच सकता। उसमें हमने डिलीवरी चार्ज भी करीब 17 रुपया रखा था, ताकि अगर उसको बाइक से जाकर के देना है तो वो दे सकता है। ऐसे जितने भी शॉपकीपर्स ने उसके लिए हमसे पासेस की मांग की, तो हमने उनको बाइक या जो कार है उसका हमने पास दिया ताकि वो आसपास के इलाके में उसको डिलीवर कर सके। और ये हमने मॉडल बना करके सबसे पहले शुरुआत की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम था, पहले उसमें 3 नंबर हमने अलग से होम डिलीवरी के लिए लगते थे। अब हमने एक यूनिफाइड जो है सबका, सभी नंबरों का एक यूनिफाइड हमने कॉलर नंबर दे दिया है। उस नंबर पे कोई भी फोन करता है, अगर वो होम डिलीवरी संबंधित समस्या बताता है, तो उसको हम होम डिलीवरी के जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे लगे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी पे लगे हैं, उनको हम हैंड ओवर करते हैं। यकीन मानिए, हमारे पास होम डिलीवरी नहीं होने की शिकायत अब नहीं है। इनफैक्ट हमको कई लोग जो बाहर है, जो बाहर काम करते हैं, उनके माता पिताजी अकेले रह रहे हैं, तो उनके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं कि ये बड़ी अच्छी व्यवस्था आपने बनाई और हमने फलाने को कॉल किया और हमारे घर पे सामान पहुंच गया, हमने उनको पे किया और इससे हमको बड़ी राहत मिली। तो ये जो इनिशियल एक प्रॉब्लम होती है, जिनके बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं या जो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं आ जा सकते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई थी। और वो खास करके शुरुआती दिनों में बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जैसे जितने भी हमने, चाहे ड्रग स्टोर हो, चाहे हमारा जनरल स्टोर हो, उन सब से हम अपने कंट्रोल रूम में, जो हमने बताया 3 नंबर हमने लगाए थे, उनके माध्यम से हम उनको कॉल करा रहे हैं, ईच सप्लायर को, ईच जो जनरल स्टोर ऑपरेटर है, और उनसे हम ये पूछते हैं कि उन्होंने कितना होम डिलीवरी अब तक किया है, उसकी रोजाना हम फीडबैक लेते हैं जी। तो एक बहुत ही अच्छी जो है, मतलब पूरे जिले में ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोगों ने हमें दवा के बारे में बताया कि जैसे वो अकेले रहते हैं गांव में और उनकी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है, जो किसी ग्रामीण इलाके में है, बीकापुर में है, हैरिंगटनगंज में है, तो वो भी जब हमने अपने जो हमारे ड्रग के सप्लायर्स हैं उनको हैंड ओवर किया, तो उनको भी वो टाइम से वो दवाएं मिल पाई। तो कुल मिलाकर के जो है ये एक अच्छी व्यवस्था बनी और उससे जनता जो हमारी है जिले की, उनको कुछ राहत महसूस जी। अभी कुल मिलाकर अयोध्या में जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता दिख रही हैं, सुचारू दिख रही हैं। कोई भी व्यवस्था
पुख्ता या सुचारू तब होती है सर, जब उसमें जनता का सहभाग होता है, जब उसमें जनता का सहयोग होता है। जनता का सहभाग और जनता का सहयोग तब होता है जब उसको अफसर पर, जो उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, उस पर भरोसा होता है। तो अभी तक आपका अनुभव क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मसलन मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी हमारे जो सप्लाई चेन के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे मैंने मिल ओनर्स की बात करी, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको मास्क पहनना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका ऐलान किया और सबसे अपील किया कि होम मेड मास्क जो है वो लोग इसमें पहने और बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकले। तो हम लोगों ने एक तुरंत उस व्यवस्था को भांप करके और एक आकलन करके कि हमको कितने मास्क की आवश्यकता होगी, हमने ये अनुमान लगाया कि हर आदमी जो है अपने घर में मास्क जो है नहीं बना सकता, तो उनको हमको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि एक रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का मास्क जो है वो हमारे जिले में पर्याप्त उपलब्ध रहे। तो हमने 18 जो यहाँ के जो रेडीमेड का काम करते हैं, वो रेडीमेड कपड़े बनाते हैं, या जितने भी हमारे जो कपड़े के सप्लायर हैं कॉटन के, उनसे हमने बात की और हमने उनको जितना स्पेसिफिकेशन, जो भारत सरकार के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं जी, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि एक मास्क कैसे बन सकता है 3 लेयर कॉटन का, तो वो स्पेसिफिकेशन देते हुए और हमने उनसे ये अपेक्षा की कि आप इस तरह के मास्क बनाएं जो सस्ते में उपलब्ध रहे, और सभी 18 लोगों ने तुरंत कहा कि हाँ हम इसको बनाएंगे। और कल तक जो है, मतलब 3-4 दिनों में 65,000 मास्क जो है हमारे इन मास्क मेकर्स ने बना दिए थे। इसके अलावा जितने भी एसएचजीज हैं, जैसे जो डूडा डिस्ट्रिक्ट अर्बन अथॉरिटी के अंदर जो जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, या जो ऐसे ग्रामीण महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो सिलाई का काम करती है, उनसे भी हमने अनुरोध किया, उन सभी ने तुरंत मास्क बनाना शुरू किया, उन्होंने अवेलेबल कराना शुरू किया। कल शाम तक हमारे ये जो 65,000 मास्क थी, ये हमने नहीं खरीदे थे, ये फिर हमने ड्रग स्टोर से ये अनुरोध किया कि ये मास्क आपको पूरे जिले में अवेलेबल करा। तो कल शाम तक जो है 55,000 मास्क जो है ये इन फैक्ट्री से उठ करके हमारी दुकानों में पहुंच चुकी थी, और महज 13 रुपए में जो है ये मास्क, जो ट्रिपल लेयर है और जो वॉशेबल है, रीयूज, 12 रुपए जो है वो रिटेल होना कल से शुरू हो गया। तो ये बताना चाह रहा हूँ, जो काम छोड़ करके इसको करना शुरू कर दिया। जो हमारे सप्लायर्स हैं कपड़े के, जिन्होंने इसमें लाभ हानि की परवाह न करते हुए बहुत ही रीजनेबल रेट पे तुरंत कपड़ा उपलब्ध करा दिया। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं या वैसे नॉर्मल जो अपना डेली वेज अर्नर्स हैं अपनी सिलाई करके, उन्होंने तुरंत बनाना शुरू कर दिया और ये व्यवस्था उन्होंने हर जगह उपलब्ध करा दी। तो निश्चित रूप से इवन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉकडाउन मैनेजमेंट का, कि हर आदमी बिना काम के नहीं निकलेगा, तो इसमें हम लोगों ने एक बहुत फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश की। वो फाइन बैलेंस ये था कि घर से वही निकलेगा जिसको मेडिकल इमरजेंसी है या जो एसेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है, इसके अलावा आदमी बाहर निकलेगा नहीं। तो उसको हमने, ये जो मूवमेंट है एसेंशियल सर्विसेज देने वाले और जो जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, इनको हमने काफी फैसिलिटेट किया। इसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जनपद में जो ये कहे कि उनका डायलिसिस होना है और हमने या पुलिस ने उसको जाने नहीं दिया। हमने उसकी मूवमेंट को बहुत फैसिलिटेट करा के उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया। वो हॉस्पिटल जनपद में है तो उनको पहुंचाया, अगर उनको जनपद के बाहर है तो बाहर का पासेस दे करके उनको हमने सही जगह तक पहुंचाया। लेकिन अदर देन दैट जो इधर उधर घूमने वाले हैं उस पर फिर बहुत सख्ती से हमने कार्रवाई भी करी और उसका नतीजा ये निकला कि लॉकडाउन का पालन हमारा सही हुआ। तो इसमें भी जो है जनता का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो आपने अफसरों का रोल बताया, मैं कुछ चीजें और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इस टाइम पे जो एक क्राइसिस का टाइम है, इसमें एक चैलेंज हम सब अफसरों के लिए ये है कि सब चीजें हमें सरकार नहीं बताएंगी, या सारी समस्याएं हमको तब नहीं मालूम होना चाहिए जबकि वो समस्या हमारे आंखों के सामने आके खड़ा है। प्रोएक्टिव भी होना है जी, हमको एक फोर्स ही करना होगा कि कल को क्या दिक्कत आएगी और हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इसका एक मसलन मैं एग्जांपल दूंगा जो हम लोगों ने यहाँ एक टीम वर्क के माध्यम से किया कि जब ये लॉकडाउन हुआ, अगले 3-4 दिन बीतते ही हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी जो डिलीवरी है वो टाइम पर ही होना है, वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। तो हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें खास करके जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको कहते हैं जिनका कि पहले सीजर के माध्यम से कोई पहला बच्चा हुआ हो, या जिनका जो हेमोग्लोबिन लेवल है बहुत नीचे है, या कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन है और
इनकी डिलीवरी में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बिना डॉक्टर के प्रेजेंस के ना कराया जाए। जी। तो हमने पूरे जनपद में जो 1 महीने का हमने चुना, तो उसमें हमारे पास 870 ऐसी महिलाएं मिली जिनकी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क की निकली। हमने इसका एक प्लान बनाया कि उनका कंसर्न आशा कौन है, कंसर्न एएनएम कौन है, कंसर्न उनका जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है वो कौन है, कंसर्न उनका कौन सा एम्बुलेंस होगा जो सही वक्त पे उनको अपने गांव से उठा करके और कंसर्न हॉस्पिटल तक ले जाएगा। हमने 7 दिन पहले से उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उनके 7 दिन पहले से हमने उनसे रोजाना का संपर्क का एक माध्यम बनाया कि एएनएम रोज उनसे बात करेंगे और उनका हालचाल लेंगे कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब भी लेबर पेन का ऑनसेट होगा तो उस वक्त आशा उनको तुरंत किस प्रकार से उनके घर से लेकर के एम्बुलेंस में 102 को कॉल करके 102 कौन सी गाड़ी पहुंचेगी, उसके ड्राइवर का क्या नंबर है, और फिर वो हॉस्पिटल पे पहुंचेंगे और उनकी डिलीवरी कराई जाएगी। तो ये एक पूरा प्लान जो हमने 1 महीने के बनाया 870 महिलाओं का, उसमें पहले 3-4 दिनों में कल तक जो है उसमें तकरीबन 150 के करीब डिलीवरी जो है वो सेफली हो चुकी थी, कहीं से कोई उसमें अनिष्ट की घटना नहीं हुई। तो हम लोगों ने ये देखने का कोशिश किया कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमें क्या समस्याएं आगे आएगी और हमको उसको कैसे टैकल करना है ताकि कोई जो है इसमें अनिष्ट ना हो और जनता जो है अच्छे से इस लॉकडाउन को कर सके, उसका सामना कर सके। तो इसको हम लोगों ने ध्यान रखने की कोशिश की। जी, मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम का जिक्र ना करूं तो अयोध्या के डीएम साहब का इंटरव्यू अधूरा माना जाएगा। आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। आपने और आपके एसएसपी साहब आशीष तिवारी, आप दोनों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत शानदार आप लोगों ने एक जोड़ी बनाई, टीम वर्क बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा फैसला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये फैसला हो गया तो हाहाकार मच जाएगा साहब, 50 तरह की चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन कहीं साहब कुछ नहीं हुआ और उस दिन उत्तर प्रदेश अपराध शून्य रहा। बहुत शानदार व्यवस्थाएं की आपने, तो उसका भी एक इम्प्रेशन है जो अभी हमारे मन में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी की मर्यादा आप लोगों ने बचा के रखी, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच। मैं इतना जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि जब ये जजमेंट आ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बहुत हम लोगों को सपोर्ट मिला था और ये पूरी स्वतंत्रता हम लोगों को थी कि इस जजमेंट को पीसफुली टैकल करने के लिए जो भी हमको आवश्यकता हो, चाहे हमें अपने जनपद में आवश्यकता हो या हमको किसी अन्य जनपद से कोई कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की आवश्यकता हो, तो वो हमको पूरा मिलेगा, इस बात का आश्वासन हम लोगों को था। और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक ये कोशिश की कि हम एक मेटिकुलस प्लानिंग करें जिसमें कि पैनिक ना हो लेकिन तैयारी पूरी हो। तो हम लोगों ने जितने भी अवयव हो सकते हैं, मतलब राइट फ्रॉम की कोई कॉल हो जाए, आंदोलन हो जाए, लोग आ जाए निकल करके वहां पे धरना देने के लिए, या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई और चीज हो जाए, इन सब को विजुअलाइज करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही मेटिकुलस प्लान बनाया था जिसमें इतने भी अवयव हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बनारस से आकर के यहाँ पे स्टैंड बाय थी। ऐसे ही सेना का कॉपरेशन जो है हम लोगों ने गुप्त रूप से ही कहना चाहिए, वो हम लोगों ने पहले ही एश्योर कर लिया था कि हमें जैसे रिवर की मॉनिटरिंग के लिए या और किसी काम के लिए चाहिए होगा तो वो हमको पूरा मिल जाएगा। इवन और भी बहुत सारी चीजें थी जो किसी को देखने को नहीं मिली और उसकी तैयारी हम लोगों ने गुप्त रूप से पीठ पीछे करके रखी थी। हमको जिस स्तर की भी एक्शन की आवश्यकता होती हम लोग तैयार रहते। लेकिन जो इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट था, राम जन्मभूमि का जो जजमेंट था उसकी हैंडलिंग थी कि आपके भी सब मीडिया के बंधु यहाँ पे थे और जब हमने एक दिन पहले बस ये एक आकलन करते हुए कि हाल ही में कभी जजमेंट आ सकता है और 8 नवंबर को हमने 4 बजे जो है मीडिया की उसमें ब्रीफिंग करी थी। तकरीबन 2 घंटे वो मीडिया की ब्रीफिंग चली थी। वो इस विषय पे थी कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे हम लोगों को देखना है, किस नजर से देखना है। और रात में फिर 8 तारीख की रात में ये तय होता है कि कल जजमेंट आ रहा है। तो वो बहुत ही टाइमली ब्रीफिंग थी जिसमें हमने कुछ अपेक्षाएं मीडिया से की थी और हमने ये कहा था कि ये जो धरती है, अवध की धरती है, यहाँ का संदेश हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहा और वो ये रहा है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है उसकी धारा बहती है, यहाँ कभी कोई समस्या नहीं होती है। लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के धर्म के, उनके त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं। तो हमने बारंबार ये कहा था कि अगर अयोध्या का मैसेज लेंगे, अवध का मैसेज लेंगे तो पूरे इंडिया में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में ये जो जजमेंट है उसको उसी तौर पे लिया गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
तो ये जो हम भारतवासी हैं और अवधवासी हैं, उनका क्रेडिट है कि लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। ये आज का मॉडर्न इंडिया है और हम सबको ऐसे डेवलपमेंट के प्रति जो है वो आसानी। जी, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। फैसले के बाद NRC, NPR, CAA, इन सब को लेकर बड़ा तमाशा हुआ सर। अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे पॉकेट्स बने, ये शाहीन बाग, वो फलाना बाग, ये ठिकाना, ये कर देंगे, वो मतलब बहुत चीज़ें हुई सर। उसके बावजूद जो है अयोध्या में इसी किसी प्रकार के तमाशे से अवध नगरी अछूती रही। तो ये मैं इसका भी मंत्र जानना चाहूँगा अगेन, क्योंकि ये जन सहभाग के बिना संभव नहीं है सर। देखिए, 3 चीज़ें जो है मैं इसमें कहूँगा। नंबर 1 तो सबसे बड़ी बात है जन सहयोग। जन सहयोग का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी शासन प्रशासन की अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप जो है सब लोगों का व्यवहार बहुत उत्तम था। जैसे मैंने कहा कि अवध के जो लोग हैं, वो मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पोस्टिंग नहीं की होती तो मैं ये बात कभी नहीं कहता, और कोई और कहता तो मैं कभी नहीं मानता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग, और ये बात मैं पूरी गहराई से कह रहा हूँ, पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो यहाँ की जो पूरी टीम है पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहुत अच्छे तालमेल से काम की, और इसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है मैं अपने काउंटर पार्ट, अपने SSP को देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एकदम सीमलेस, जो जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, उसके हिसाब से काम किया, और वो डाउन द लाइन पूरा ट्रांसफर हुआ। वो डाउन द लाइन अप टू जो हमारा लेखपाल और बीट कांस्टेबल वहां तक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड था। एवरी लेखपाल न्यू कि उसके केस हल्के का बीट कांस्टेबल कौन है, कब उनको गांव में जाकर बैठक करनी है, उस बैठक में क्या संदेश देना है, ये डाउन द लाइन ये मैसेज बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर था। तीसरी बात जो थी वो जो हमारा जनता के साथ संवाद था, वो हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम बहुत अच्छे से करें। मसलन कि जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी बात उस वक्त अलग अलग ग्रुप में, हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं उनसे हो रही थी, जो मुस्लिम्स के धर्मगुरु हैं उनसे हो रही थी, जितने वकील हैं बार एसोसिएशन के उनसे हो रही थी, डॉक्टर से अलग हो रही थी, जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनसे भी अलग अलग हो रही थी, सोशल ग्रुप्स हैं उनसे अलग अलग हो रही थी, जितने भी NGOs हैं उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात हो रही थी, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यापार मंडल है, इन सब से हमारी अलग अलग बात हो रही थी। और हम लोगों ने 24 घंटे हमने जो कम्युनिकेशन के 10 द्वार आप कह सकते हो, 10 दिशाओं से आने वाली जो भी मैसेज थी उसको हमने बिल्कुल ओपन कर रखा था। मतलब नोबडी कुड से कि हमने एक व्हाट्सएप मैसेज किया which was relevant and it was not attended to, not even at the level of DM and SSP, we were attending to each of the messages, और कोई भी कॉल आ रहा था हम उसको गंभीरता से सुन रहे थे, जिसमें जिस बात की भी। तो लेट मी टेल यू, जब ये हुआ और क्राइम नहीं हुआ ये बात सबको मालूम है, कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट क्राइम हुआ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी बात थी। एक जो बात नहीं मालूम है वो किसी को कि इवन सोशल मीडिया पे अयोध्या में, खास करके अयोध्या जिले में, एक भी व्यक्ति ने एक भी नेगेटिव कमेंट इस विषय पे नहीं किया। हमको एक भी FIR दर्ज करने की नौबत नहीं आई, किसी को जेल भेजने की नौबत नहीं आई। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी जो यहाँ के लोगों की ओर से हमें देखने को मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज कुमार झा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर को वक्त देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि अयोध्या में जो आपका कार्यकाल है उसमें अयोध्या दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर प्रभु श्री राम का बने, कोरोना यहाँ के लोगों को बिल्कुल छू ना पाए, ये तमाम शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।